स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैप्टर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर SESV 03 प्रिंसिपल्स ऑफ कंसेप्चुअल डेवलपमेंट एंड प्लस करिकुलम एडेप्टेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परिचय। दृष्टि एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है, उसमें से जो हमारा आइज़ है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेंस ऑर्गन है। यह समस्त ज्ञान का प्रवेश द्वार है। कुछ भी हम देखते हैं तो उसके बारे में हमें देखने से जानकारी प्राप्त मिलती है, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन या कैसा है, किस तरह का, ये सब हम जानते हैं। दृष्टि अन्य तौर तरीकों से जानकारी को एकीकृत करती है और अवधारणाओं को बनाने और व्याख्या करने में महत्वपूर्ण है। कुछ भी हम देखते हैं तो किसी चीज़ के बारे में राय बनाना है, या वो कैसा है दिखने में, किस तरह का उसका बनावट है, तो ये सब हम उस चीज़ के बारे में देख के पता करते हैं। दृष्टि का अभाव इस लाभ के अधिकार से वंचित कर देता है। अगर किसी को देखने में दिक्कत है या नहीं देख पा रहा है तो उसे फिर ये लाभ नहीं मिल पाता। यह अक्सर कहा जाता है कि 80% ज्ञान दृष्टि से और 95% ज्ञान देखने और सुनने से प्राप्त होता है। इसका मतलब यह है कि दृष्टि और श्रवण के बिना कोई सीख और समझ नहीं सकता है। इससे परे कई लोगों ने दृष्टि के अभाव में मानव ज्ञान के सभी क्षेत्रों में भारी सफलता हासिल की है। तो ये कठिनाई होने के बावजूद भी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है और कुछ उन्होंने कर दिखाया है। तो जैसे कि हेलेन केलर है, तो इसे एक स्तर माना जाता है, लेकिन ये सफलता का स्वाद चखने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करना पड़ता है। उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है ये सफलता प्राप्त करने के लिए। जानकारी कई तरीक़ों से प्राप्त की जा सकती है। हम एक ही चीज़ को कई और तरीके से, कई अधिक तरीक़ों से सीख सकते हैं। जैसे हर व्यक्ति का या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल सीखने का और सिखाने का दोनों तरीके में बदलाव आ जाता है। बस आवश्यक यह है कि दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षक को दृष्टि से प्राप्त विचारों और अवधारणाओं, गैर दृष्टि अनुभवों, विभिन्न इंद्रियों की शक्तियों की समझ के साथ साथ दृष्टिबाधित बच्चों को शिक्षण का एक सिद्धांत प्रदान करना चाहिए कि जो भी इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बनेंगे इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो किस तरह से इन बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या टीचिंग स्ट्रेटेजी होगा, किस तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे, तो ये सब उन टीचर को आना चाहिए। जैसे इस पाठ का जो उद्देश्य है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद जो ट्रेनी टीचर है वो निम्नलिखित बातें हैं वो करने में या वो कार्य करने में सक्षम हो पाएंगे। जो पहला है, दृष्टि से प्राप्त विचारों को श्रवण और स्पर्श अनुभवों में अनुवाद करने की आवश्यकता को समझना। अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है तो सुन के और स्पर्श से, छू के उस चीज़ के बारे में वो समझ सके, उसके बारे में अपना जो विचार है वो बना सके या कंसेप्ट क्लियर कर सके। दृष्टि से गैर दृष्टि अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया को व्याख्या कर पाना, फिर विभिन्न इंद्रियों की शक्तियों और सीमाओं की व्याख्या करना। देखने की क्षमता को छोड़ के बाकी जो क्षमताएं हैं बच्चे को, उसको कैसे और अच्छे से हम उसको बच्चे के लिए डेवलप कर सकें, ताकि उस कौशल को या उस इंद्रियों की शक्तियों के माध्यम से बच्चे को पढ़ने लिखने और भी कार्य करने में आसानी हो।
अवधारणाओं को परिभाषित करना और अवधारणा विकास की प्रक्रिया की व्याख्या करना, दृष्टिबाधित बच्चों को विभिन्न अवधारणाओं को सीखने के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का वर्णन करना, जैसे कौन सा टीचिंग स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे, किस तरह से बच्चे के साथ डील करेंगे। वीआई बच्चे में भी हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही तरीके से सारे बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दो या उन पे लागू करो। तो ये भी हमें पढ़ाते हुए टाइम टू टाइम हमें देखना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। फिर एक गंभीर दृष्टि विकलांगता वाले बच्चों को पढ़ाने में अपनाई जाने वाली विभिन्न शिक्षण रणनीतियों को का वर्णन कर पाना, अनुकूलित पाठों का अर्थ बताना और समझा पाना, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के प्रभावों को समझना। अगर बच्चे में है तो बच्चे को कौन सा प्रॉब्लम है, हर बच्चे की प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। किसी बच्चे को ज़्यादा लाइट चाहिए, किसी बच्चे को कम लाइट चाहिए, किसी बच्चे की दूर की दृष्टि खराब है, किसी बच्चे की पास की दृष्टि खराब है। तो बच्चे की जो आवश्यकता है उसको समझते हुए उनके लिए जो भी हम टीचिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे या अपनाएंगे तो उन बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए करना है। सामग्री अनुकूलन की तकनीकों का वर्णन करना, विभिन्न विशेष साधनों एवं उपकरणों के विशिष्ट उपयोगों का वर्णन करें। अगर बच्चे के लिए हम कोई सामग्री अपना रहे हैं या कोई तकनीक टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं तो वो भी किस तरह का है, बच्चे को कहाँ पे उसकी ज़रूरत है, कैसे वो सहायता प्रदान करेगा हमें शिक्षा देने में। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। फिर हमारा कल्पना विचारों को अदृश्य अनुभव प्रदान करने की प्रक्रिया। तो इसमें फिर है उद्देश्य, इस सामग्री की सहायता से जो ट्रेनी टीचर है निम्नलिखित की अपेक्षा की जा सकती है। जैसे पहला है दृष्टि से प्राप्त विचारों को श्रवण और स्पर्श अनुभवों में अनुवाद करने की आवश्यकता को समझना, कि हमें जो हम देख पा रहे हैं उस चीज़ों को, क्योंकि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे वो देख नहीं पा रहे, तो उनको आवाज़ और छूने के माध्यम से, स्पर्श के द्वारा उस चीज़ को बताने की या पढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, इस चीज़ को समझना। प्रत्यक्ष सेवाओं को परिभाषित करना और सूचीबद्ध करना। बच्चे का अगर आईपी बना रहे हैं या बच्चे की आवश्यकता है, किस तरह से हम उनको डायरेक्ट सर्विस दे रहे हैं, तो पहले कौन सी होगी, फिर सेकंड में कौन सी होगी, तो उसका पूरा एक लिस्ट बनाना। नियमित और विशेष शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अप्रत्यक्ष सेवाओं को परिभाषित करना और सूचीबद्ध करना। जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों सेवाएं हमें वीआई बच्चों को देनी होती है, तो क्लास टीचर है वो कौन सा पार्ट लेंगे, या फिर क्लास टीचर और रिसोर्स टीचर उनमें कोऑर्डिनेशन करके कौन सा सेवाएं हमें कब देनी है, किस तरह से देनी है, ये सब डिस्कस करना और उसका भी एक लिस्ट बनाना। कौशल विकास और इसमें शामिल विवरणों के विकास के आधार पर गतिविधियों को वर्गीकृत करना। अगर हम कोई स्किल्स बच्चे को सिखा रहे हैं, एक्टिविटीज़ सिखा रहे हैं, तो उसको भी हमें अलग अलग भाग में बांटना है। पहले ये सिखाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होगा, किस तरह से बच्चे के लिए और कौन सा एक्टिविटीज़ हमें किस बच्चे को करवाना है, वो भी हमें डिसाइड करना है और बच्चे के हिसाब से बनाकर आगे की प्रक्रिया करनी है। जब दृष्टि संपन्न व्यक्ति में अन्य इंद्रियों पर दृष्टि हावी हो जाता है तो वो अपने इंद्रियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई बार है कि हम जैसे हम देख पा रहे तो भी ज़्यादातर हम अपने आँखों का ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी सूंघने की या सुनने की उतनी ज़्यादा चेष्टा नहीं करते। जैसे कई बार खाना पका हो तो हम टेस्ट करने का वो ट्राई नहीं करते, देख के बोलते हैं अरे ये तो अच्छा नहीं बना होगा, ये तो बहुत ही अच्छा बना होगा। हो सकता है टेस्ट करने के बाद जो हमारा राय है वो बदल जाए या एक जैसा ना रहे, तो उस वक्त हमारी जो देखने की क्षमता है वो हमारी बाकी इंद्रियों पर हावी है, पूरा उपयोग नहीं करता। दृष्टिबाधित व्यक्ति को भार के कारण अपनी सर्वोत्तम क्षमता से इनका उपयोग करना पड़ता है, लेकिन वीआई बच्चे देख नहीं पा रहे तो उनको जो बाकी इंद्रियां है उस पे ही सारा भार है, उसी का उनको अच्छे से उपयोग करके पढ़ाई करना है या कोई भी स्किल सीखना है, अपने काम करने हैं। दरअसल अंधापन बाकी इंद्रियों पर विश्वास को कम कर देता है और इसलिए बच्चों को ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने का
पर्याप्त प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। जैसे हम में भी कई बार ये भावना जागती है, अगर हमें चोट लग गई या चल नहीं पा रहे तो हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम अपने आप ही सोच लेते हैं हम ठीक से चल नहीं पा रहे हैं या हम उठ नहीं पाएंगे। उसी तरह लेकिन अगर हम ट्राई करें तो हो सकता है कि हम उस काम को कर सकें। उसी तरह जो वीआई बच्चे हैं उनको दिमाग में या हमारे आसपास का ऐसा वातावरण है कि सोच लेते हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मेरे से कुछ भी नहीं होगा, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये धारणा को बदलनी है। वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि बाकी जो उनकी इंद्रियां है, स्किल्स है, वो हमें उनको सिखाना है, उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। दृष्टि से प्राप्त अवधारणाओं या विचारों पर आधारित अनुभवों की कमी की भरपाई के लिए इंद्रियों के संवेदी प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा गैर दृष्टि अनुभव से लेकर दृष्टि रूप से प्राप्त अवधारणाओं या विचारों तक की चर्चा में गैर दृष्टि अनुभव के निम्नलिखित निहितार्थों पर विचार करना चाहिए। क्योंकि बच्चा देखने के अलावा उनकी सारी जो सेंस ऑर्गन है वो अच्छे से काम कर रहा है, तो बाकी जो उनके शिक्षा में या उनके स्किल्स में उनको ट्रेनिंग देने में बाकी जो इंद्रियां है या उनकी स्किल्स है उसको हमें आगे बढ़ के उनको और अच्छे से उनको सिखाना है, अगर उनके स्किल्स डेवलप करने हैं और उसके माध्यम से उनको हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। जो पहला है हमारा दृष्टिबाधित बच्चे या दृष्टिवान बच्चे अनुकरण और जगत के साथ संपर्क या बातचीत के माध्यम से अन्यास सीखते हैं। कई हम और आप कोई भी है जो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से या किसी की कॉपी करते हैं या देख के सीख लेते हैं कई बार चीज़ें, फिर भी यहाँ पे जो वीआई बच्चे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन बातचीत तो इंटरेक्ट तो कर ही सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि उन सरल कौशल को भी व्यवस्थित रूप से सिखाने के लिए प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता होती है। अगर इंटरेक्शन में बच्चे को दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसमें सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ सब इन्वॉल्व है, तो बच्चा इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसको उसके पेरेंट्स बाहर नहीं लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ें उसे भी हमें व्यवस्थित रूप से उन कौशल को सिखाने के लिए भी एक डायरेक्ट सर्विस उनको देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट है या उनका उतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमें वो छोटी छोटी बातें भी कि हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल बच्चे देख के कॉपी करके सीखते हैं, लेकिन जो वीआई बच्चे उनको ये अवसर नहीं मिला है, इसलिए वो चीज़ें भी हमें बच्चे को सिखाने की ज़रूरत पड़ती है। जब दृष्टिबाधित बच्चे को पढ़ाया नहीं जाता तो कुछ विषयों में त्रुटियाँ प्रदर्शित कर सकता है। अगर उनका हम शिक्षण दे रहे हैं लेकिन बच्चे का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उन्हें पता नहीं चल रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे जो है वो खराब प्रदर्शन कर सकते हैं। या अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि यह पढ़ाने योग्य नहीं है। इससे हमें ये नहीं धारणा बना लेनी चाहिए कि बच्चा सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, इसके बस का नहीं है, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। यहाँ तक कि एक बच्चे को कठिन अवधारणाओं को सिखाने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। ये बातें कई बार हो चुकी है लास्ट के सेशंस में भी कि वीआई बच्चे हैं या कोई अलग विकलांगता से ग्रसित है, उन बच्चों को हो सकता है हमें एक बार की बजाय 4 बार 5 बार भी समझाना पड़े या सिखाना पड़े, लेकिन वो सीखेंगे ज़रूर। हमें यहाँ पे निराश नहीं होना चाहिए या ये नहीं मान के बैठ जाना है कि वो नहीं सीख पाएंगे। यह गलतफहमी दूर की जानी चाहिए कि दृष्टिबाधित बच्चों की श्रवण और स्पर्श क्षमताओं के अतिरिक्त ताकत होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो वीआई बच्चे उनमें सुनने की और छूने की क्षमता वो बहुत ही अधिक होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर है भी तो अच्छी बात है, और नहीं भी है जिन बच्चों में उनको हमें अच्छा बनाना है। उनमें इन कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त व्यायाम की आवश्यकता है। जब तक उनमें ये कौशल व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं होंगे तब तक उनके लिए सीखने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। क्योंकि ये दोनों जो श्रवण और स्पर्श क्षमता है, स्किल्स है, वो हमें वीआई बच्चों में डेवलप करनी होती है, क्योंकि इनके माध्यम से ही वो आगे चल के जो भी प्रशिक्षण है, जो भी ट्रेनिंग है, वो पढ़ने लिखने में हो, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी में हो, कुछ काम करने में हो, डेली लिविंग स्किल्स में हो, सब में ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। दृष्टि सूचना
प्रतिक्रिया की कमी के कारण दृष्टिबाधित बच्चे कई गतिविधियों को करने में चूक जाते हैं या उन्हें उन गतिविधियों को छोड़ना पड़ता है जिसका मूल्यांकन दृष्टिगत रूप से किया जाता है। ऐसे कई क्षेत्र में उनमें दृष्टिबाधित बच्चे असफल हो जाता है। उस विनम्रतापूर्वक स्वीकार करने और इन क्षेत्रों में मदद स्वीकार करने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं तो अगर उसमें वो असफल हो जाते हैं या नहीं सीख पाते हैं तो उस टाइम हमें उनको उस क्षेत्र में ये भी बताना है कि उनको मोटिवेट करना है और उन्हें कहाँ पे मदद लेनी है वो भी हमें उनको दिखाना है, मार्गदर्शन बच्चे को देनी है ताकि वो डिमोटिवेट ना हो और अपने जो सीखने का जो काम है उसको जारी रखे और अच्छे से सीख पाए। न केवल विकलांगता ही सही कठिनाई का कारण बनती है बल्कि बच्चे की विकलांगता के साथ जीवन का इस तरह से सामना करना सिखाना चाहिए कि उसका सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जैसे एक डिसेबिलिटी है वही उनके लिए कठिनाई का कारण नहीं है, बहुत से सोशल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, तो बहुत सारी चीज़ें इस पे प्रभाव डालती है बच्चे के जीवन पे। तो यहाँ पे हमें बच्चे को इस तरह से सिखाना है कि जो उनका सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उस पर जो विकलांगता है वो प्रतिकूल प्रभाव न डाल सके। कभी कभी दृष्टिबाधित बच्चे की पढ़ाई में सुधार नहीं दिखता है। एक शिक्षक को केवल अपने खराब प्रदर्शन परिणामों के आधार पर अपने संज्ञात्मक कार्यों पर संदेह नहीं करना चाहिए। कई बार अगर बच्चा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर को लगता है कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हूँ या बच्चे तक मैं जो सिखाना चाह रही हूँ वो नहीं बच्चा ले पा रहा है। तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चे का जो पारिवारिक सहयोग है, पेरेंट्स का या घर फैमिली मेम्बर का कैसा है, घर का माहौल कैसा है, या फिर भौतिक वित्तीय आर्थिक स्थिति भी इसका कारण हो सकता है कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा है, उनके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है, इससे भी बच्चा खराब प्रदर्शन कर सकता है। बच्चों की दृष्टि और प्रकाश की कार्यात्मक धारणा उनमें अलग अलग आख्यान बना सकती है। शिक्षकों को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए और तदनुसार मार्गदर्शन करना चाहिए। जैसे कि किसी बच्चे को ज़्यादा लाइट चाहिए, किसी बच्चे को कम लाइट चाहिए, तो हर बच्चे की आवश्यकता अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमें बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से उनको मार्गदर्शन देना है, या क्लासरूम में उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से करना है। ज़्यादा लाइट चाहिए तो वहाँ पे हम ज़्यादा बल्ब्स लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट लगा सकते हैं, अगर विंडो है तो कर्टेन हटा सकते हैं, और बच्चे को कम रोशनी चाहिए तो कर्टेन लगा सकते हैं। तो कहाँ पे हम उनका सिटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से करना है, तो वो बच्चे की जो नीड्स है उसको देखते हुए करना चाहिए। फिर अतिरिक्त विकलांगता वाले दृष्टिबाधित बच्चों को उनकी विशेष विकलांगता स्थिति के आधार पर सहायता की आवश्यकता होती है। अगर उनको VI के अलावा भी और कोई डिसेबिलिटी है तो वहाँ पे भी बच्चे की जो स्थिति है उसके हिसाब से उनको हमें सहायता देने की ज़रूरत होती है। यह चर्चा दृष्टि हानि की यथासंभव भरपाई करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करती है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो जो दृष्टि हानि की वजह से जो भी नुकसान है या बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उनमें और कैसे हम सिखा पाए, उसके लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं उसको प्रोत्साहित करती है। जो पहला हमारा स्पर्श, छूना या टच करना, इस क्षेत्र में 1000 शब्दों के मूल्य की खोज उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है जितना कि इसका उपयोग स्पष्टीकरण के लिए किया जा सकता है। जैसे कोई चीज़ हम देखने में तो हमें अच्छा लग रहा है लेकिन हम टच कर रहे हैं तो उतना हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो टच करके, क्योंकि VI बच्चे हैं तो वो टच के माध्यम से ही चीज़ों को जानेंगे, उसका टेक्सचर कैसा है, वो उसका मटेरियल कैसा है, ये सब स्पर्श के माध्यम से कितनी प्रक्रिया किसी वस्तु की सटीकता का पता लगाती है और उसके बारे में एक सुव्यवस्थित अवधारणा बनाने में मदद करती है। जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं, टच करके अनुभव करते हैं उसके शेप, साइज का, उसका टेक्सचर का, तो हम उसके बारे में अपना जो धारणा है वो सटीक धारणा बना सकते हैं। जैसे आपको पिक्चर में देख रहा है, जो
टच करके हम ये रफ है या सॉफ्ट है, फ्लफी है, फुला हुआ है, या स्किनली है, स्टकी है, मतलब उसमें फिसलन है या चिपक रहा है, तो ये सब हम उस छूने के माध्यम से जान सकते हैं। फिर अगर हम वीआई बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड बनाते हैं तो वहाँ पे जो टेक्टाइल रूप में है, जैसे सिंबल है अलग अलग, अगर बच्चे को वांट चाहिए तो वहाँ पे फिर बच्चा टच करेगा कि वहाँ पे क्या उभरा हुआ है, कुछ हम चिपका रखे हैं, प्लास्टिक का टीस्पून है या फिर एरो साइन है, तो वो टच करके बच्चा फील करेगा, तो हमें बता सकता है क्लास में, या फिर हम घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे येस बोलना है बच्चे को, नो बोलना है, या फिर और चाहिए, तो इस तरह से हम जो भी फ्लैश कार्ड है वीआई बच्चों के लिए वो बना सकते हैं। टच के माध्यम से उनको इसके बारे में हम सिखा सकते हैं। फिर दूसरा हमारा सूंघने वाला यह स्मेल एक अच्छी नाखून चीज़ों के बारे में जानकारी देती है जिन्हें हम अच्छे से सूंघ सकते हैं। गंध यात्री के लिए सार्थक साधन की कुंजी है। उनकी यात्रा के दौरान सीवेज की बदबू, रसायन कारखानों की धुएं की गंध, बगीचे में फूलों की गंध, घर में खाना पकाने की गंध, उसके लिए यह जानने के लिए जानकारी के स्रोत हैं कि वो कहाँ पे हैं। जैसे अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो स्मेल के द्वारा हम पता कर लेते, गुजर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कोई नाला है या फिर कोई होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट हो सकता है, अगर खाने की खुशबू आ रही है। कई बार हम घर में एंट्री करते हैं तो बहुत अच्छा खुशबू आता है, तो हम उस खुशबू से जान जाते हैं कि मम्मी हमारे लिए क्या बना रही है या क्या बना के रखी है। तो इस तरह से जो स्मेल करने की जो क्षमता है हमारी, उससे भी हम अपना जो कहाँ पे हम हैं या फिर हमारे आसपास का जो वातावरण कैसा है उसके बारे में जान सकते हैं। तो बच्चे को हमें एक एक चीज़ का सूंघने का भी हमें उनको ट्रेनिंग देना होता है। अगर मसालों की जानकारी करनी है तो पाउडर के रूप में तो सब अगर टच करोगे तो एक ही जैसा लगे, लेकिन स्मेल से हम बता सकते हैं कि ये हल्दी है, ये धनिया है, ये मिर्ची पाउडर है। इस तरह से तो हम बच्चों में जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको भी डेवलप करेंगे। फिर तीसरा हमारा स्वाद। यह कौशल दृष्टिबाधित व्यक्ति को वस्तुओं के नाम के साथ स्वाद को जोड़ने में मदद करता है, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा। स्वाद को संवेदीय वस्तुओं के साथ जोड़ा जा सकता है। अगर किसी चीज़ के बारे में हमें बताना है तो हम बच्चे को टेस्ट करवाएंगे तो उससे ये पता चलेगा कि ये सेब का टेस्ट है या खट्टा है तो नींबू का है। तो इसमें भी चीज़ों से, वस्तुओं से या फिर खाने का अगर हमें बताना है तो यहाँ पे हम बच्चे को टेस्ट करवा के उनके बारे में बता सकते हैं कि क्या वो क्या चीज़ खा रहे हैं, मीठा है, नमकीन है। तो ये इस तरह से बच्चे में हम टेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। कई बार कई लोगों को टेस्ट उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी हमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। फिर चौथा है हमारा सार्वभौमिक स्व नियमन की भावना। शरीर की कोमल त्वचा बाहरी पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के संपर्क में आती है जो प्रतिक्रिया देता है, जो अन्यथा सार्वभौमिक आत्म नियमन की भावना है, जो बच्चे को जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, हवा का झोंका है, सतह का ऊंचाई होना आदि के लिए कुछ जानकारी प्राप्त करना संभव बनाता है। जैसे अगर गर्मी लग रही है हमें या फिर बहुत ठंड लग रही है तो ये हमारे जो हमारा शरीर है वो इसके बारे में जो हमारी स्किन के द्वारा हमें पता चलता है, महसूस करते हैं हम। किसी ठंडे चीज़ को हम टच करेंगे तो हमें फील होगा तो ये ठंड लग रही है, अगर गर्म चीज़ को फील करेंगे तो वहाँ पे गर्माहट आएगी। तो इस तरह से हम बच्चे को इसके बारे में बता सकते हैं। फिर विचार और कल्पना की दृष्टि से सुलभ रूपों से श्रवण और स्पर्श माध्यमों के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों तक पहुंचाया और प्रदान किया जा सकता है। ध्वनियाँ पर्यावरण में निरंतर और स्थिर होती है और हालांकि इतनी तेज होती है कि कुछ लोगों के लिए आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन जब उन्हें तार्किक रूप से दोहराया जाता है और दृष्टि या स्पर्श
उत्तेजनाओं के साथ जोड़ा जाता है तो वे अर्थ रखती है। जब हम सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं तो हो सकता है हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे खिलौने का आवाज़ है या फिर कोई एनिमल का साउंड है, कैट का, डॉग का, लायन का, तो उसके साथ हम बच्चे को जोड़ के बता सकते हैं कि ये इसकी ध्वनि है। या फिर घर फैमिली मेम्बर का है तो मम्मी का आवाज़ ऐसा है, पापा का आवाज़ ऐसा है, रेडियो ऑन करते हो तो कैसा साउंड आता है, टीवी ऑन करने पे, तो हर एक चीज़ का, जैसे गाड़ी का है, हर चीज़ से को हम ध्वनि के साथ जोड़ सकते हैं कि अगर इसकी आवाज़ आ रही है तो ये चीज़ चालू हुआ है, या फिर ये चीज़ से हम जा रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। ध्वनि को समझना और उनका अर्थ निर्देशित करना सीखने का एक क्रम एक विशेष पैटर्न का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता है। जो पहला है ध्वनियों के प्रति जागरूकता और उन पर ध्यान देना, दूसरा है विशिष्ट ध्वनियों पर प्रतिक्रिया, तीसरा मौखिक निर्देशों का चयन, सुनना, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं बच्चे को, फिर है ध्वनि भेद और पहचान, शब्द पहचान और साथ से जुड़े भाषा की व्याख्या करना, फिर हमारा सुनने और सुनने से सीखने की प्रक्रिया, अगर हम सिखाते हुए कुछ बोल रहे हैं तो वो उसके बारे में भी बच्चे को बताना। यह अंतिम चरण में अंतिम स्तर है। यह दृष्टिबाधित व्यक्ति के सीखने और जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ संज्ञात्मक धारणा प्रणाली के निरंतर विकास के लिए एक आवश्यक कौशल है। स्पर्शीय और समग्र स्व नियामक प्रणालियाँ, उन्हें अक्सर त्वचीय इंद्रिय कहा जाता है, में स्पर्श, हरकत और पर्यावरण में शरीर की मुद्रा शामिल होती है। ये इंद्रियाँ दृष्टि हानि के संबंध में विकास में सर्वोपरि महत्व रखती है और वे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्राथमिक प्रशिक्षण कार्य के रूप में कार्य करती है। तो ये सब इंद्रियों से हम जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनको अच्छे से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह भाव भी निम्नलिखित पैटर्न का अनुसरण करता है। जो पहला है, अलग अलग तापमान और कंपन वाली सतहों और विभिन्न प्रकार की तर्क संगतता वाली सामग्रियों में अंतर के बारे में जागरूक होना और उन पर ध्यान देना। दूसरा है, हाथ से सुदृढ़ संरचनात्मक रूप और आकार, लकड़ी की चौकट, टुकड़ों, खिलौनों और वस्तुओं के माध्यम से अलग अलग हिस्सों का पूर्ण से संबंध, 2D और 3D रूपों में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर ब्रेल नोटेशन। तो हम स्पर्श के द्वारा इस चीज़ों के बारे में बच्चे को बता सकते हैं, जैसे खिलौने का, वस्तुओं का, उसका छू के आकार कैसा है, शेप कैसा है, उसको फील करके। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पे हम रख देंगे। बच्चे को अगर हम इसमें बोले कि आप इसको छू के फील करके बताओ कि ये क्या चीज़ है, उसको आइडेंटिफाई करना है। हर एक चीज़ में आप हर एक रैक में आप अलग अलग आइटम रखोगे तो वो बच्चा, पहले हमें इसको सिखाना है, उसके बाद ऐसा करना है, तो वो बच्चा आइडेंटिफाई करके आपको बताएगा कि यहाँ पे ये खिलौने रखा हुआ है, यहाँ पे दूसरे वस्तु है, जैसे सॉफ्ट कुछ सामान है, हैंकी है, बुक्स है। तो इस तरह से बच्चे को हम टच करके चीज़ों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, खिलौनों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अब है गृहकार्य। जो पहला है, ज्ञानेंद्रिय के नाम बताते हुए उसके कार्य का भी वर्णन करें, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन है उसके बारे में। फिर दूसरा हमारा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए स्पर्शीय प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार पूर्वक लिखे। तो VI बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में जो आज हमने क्लास में चर्चा की है। तो ये दोनों प्रश्न हैं वो आप आसानी से इसका हल लिख सकते हैं। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का पोर्शन करेंगे। धन्यवाद।